अब हम पढ़ने वाले हैं मेल मीनोपॉज के बारे में। मेल मीनोपॉज को एंड्रोपॉज भी कहते हैं और ये उम्र में काफ़ी 40-45 साल के बाद होता है, इसलिए इसको लेट ऑनसेट हाइपोगोनेडिज्म भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, बढ़ती उम्र के साथ जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है आदमियों में वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स अपीयर करते हैं। अब बात करें जो फीमेल जो रहती हैं, फीमेल में जो मेनोपॉज होता है उससे क्या डिफरेंट होता है, तो फीमेल का जो मेनोपॉज होता है वो सडन होता है, ऑनसेट और रिप्रोडक्टिव फंक्शन चला जाता है, जबकि इसमें क्या रहता है, ग्रेजुअल ऑनसेट रहता है और प्रोग्रेसिव रहता है। इसमें जो मेनली दिक्कत आती है वो रहती है क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। अब बात करें एंड्रोपॉज की, तो एंड्रोपॉज जो रहता है बेसिकली इसमें क्या रहता है, सीरम टेस्टोस्टेरोन जो लेवल रहता है वो नॉर्मल रेंज से कम होता है। फिर इसमें जो रहते हैं सिम्टम्स जो रहते हैं एंड्रोजन डेफिशिएंसी के अपीयर करते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, एज रिलेटेड टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी और सिम्टोमेटिक लेट ऑनसेट हाइपोगोनेडिज्म, इसे बोलते हैं एंड्रोपॉज। तो ये अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये बेसिकली 40 साल की एज के बाद शुरू होता है और ऑलमोस्ट मान के चलिए 10% आदमियों में ये होता है, और उनमें जो रहता है ये टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है। ऐसा माना जाता है कि 30 इयर्स के बाद हर एक साल में 1% जो रहता है वो टेस्टोस्टेरोन जो रहता है कम होता जाता है। और ये बेसिकली क्यों होता है, अगर किसी में ओबेसिटी के रिस्क फैक्टर हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, स्लीप एपनिया हो, क्रोनिक इलनेस हो, हाइपरटेंशन भी, तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं इससे जो रहता है एंड्रोपॉज होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब बात करें कि ये होता क्यों है, जो नॉर्मल अगर हम हाइपोगोनाडल पिट्यूटरी एक्सिस की बात करें तो उसमें क्या रहता है, हाइपोथैलेमस जो सिक्रेट करता है जीएनआरएच जाता है पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी सिक्रेट करता है एलएच और एफएसएच, और एलएच और एफएसएच जो रहता है टेस्टिस पे जाके एक्ट करता है, और टेस्टिक्स में क्या होता है, लेडिक सेल्स, तो लेडिक सेल्स क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती हैं। अब यही जो टेस्टोस्टेरोन होता है विद टाइम कम हो जाता है, इसे ही बोलते हैं एंड्रोपॉज। तो ये होता क्यों है, पहला रीजन क्या होता है, पहला रीजन टेस्टोस्टेरोन क्यों बनेगा, जो लेडिक सेल्स होंगे वो उम्र के साथ उनका फंक्शन कम हो जाता है। दूसरा, जो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकल रहा है पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है, और पिट्यूटरी जो है एलएच बना रहा है, तो उसका जो सिक्रेशन है कम हो जाए, तो डिक्रीज इन जीएनआरएच एलएच पल्सिटिलिटी। फिर तीसरा जो रहता है, एक होता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को बाइंड कर लेता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन जो रहता है फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं रह पाता है, और अगर टेस्टोस्टेरोन फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं रहेगा तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता है। तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर बढ़ जाता है तो टेस्टोस्टेरोन जो रहता है वो कम हो जाएगा। फिर दूसरा जो रहता है एड्रेनल ग्लैंड से भी जो रहता है एंड्रोजन्स निकलते हैं, और विथ टाइम ये देखा गया है कि जो एड्रेनल ग्लैंड से निकल रहे हैं एंड्रोजन विथ टाइम वो डिक्लाइन कर जाते हैं। तो इस वजह से पेशेंट्स को एंड्रोपॉज के सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स आएगा क्या, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्सुअल सिम्टम्स, तो सेक्सुअल सिम्टम्स में क्या आएगा, पेशेंट को देयर विल बी लिबिडो जो रहेगा वो कम हो जाएगा, तो देयर विल बी डिक्रीज इन लिबिडो, तो सेक्स करने का मन नहीं करेगा। मॉर्निंग इरेक्शन कम हो जाएगा। फिर पेशेंट को क्या डेवलप करेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। विथ टाइम जो टेस्टिस रहेगा वो छोटा हो जाएगा, टेस्टिकुलर वॉल्यूम कम हो जाएगा, और पेशेंट जो रहेगा इनफर्टाइल हो जाएगा, इनफर्टिलिटी के चांसेस रहते हैं। तो क्या क्या दिक्कत होगी सेक्सुअल सिम्टम्स में, देयर विल बी डिक्रीज इन द टेस्टिकुलर वॉल्यूम, मॉर्निंग इरेक्शंस कम हो जाएंगे, पेशेंट्स का जो रहेगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, सेक्स करने का मन नहीं करेगा, पेशेंट जो है इनफर्टाइल हो जाएगा। अब सेक्सुअल के बाद अगर हम बात करें फिजिकल सिम्टम्स की, तो फिजिकल सिम्टम्स में क्या होगा, फिजिकल सिम्टम्स में सबसे पहले पेशेंट का मसल मास कम हो जाएगा, मसल मास कम हो जाएगा और स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। बॉडी में जो रहेगा पूरा बॉडी फैट इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से वो पेशेंट जो रहता है ओबीज हो जाता है, और पेशेंट की जो बोन होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया होता है। फिर उस एंड्रोपॉज जो रहेगा वो गायनिकोमेस्टिया की तरह प्रेजेंट करेगा, पेशेंट को एनीमिया और फटीग होगा। तो क्या क्या होगा फिजिकल सिम्टम्स में, विथ टाइम जो रहेगा मसल मास कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी,
शरीर में मसल कम हो जाएगा और फैट बढ़ जाएगा। फिर जो बोन्स रहेंगी, वो बोन्स जो रहेंगी, बोन्स की डेंसिटी कम हो जाएगी, बोन जो रहेगा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, गायनिकोमेस्टिया डेवलप हो जाएगा, एनीमिया और फटीग। फिर जो तीसरा सिम्टम होता है एंड्रोपॉज में, वो होता है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होगा? अब कोई सेक्स नहीं कर पा रहा है, इरेक्शन नहीं हो रहा है और उसके बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, मसल मास कम हो गया, स्ट्रेंथ नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? वो पर्सन जो रहेगा डिप्रेस रहेगा, इरिटेटेड रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी और किसी भी काम को करने का कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। उसकी मेमोरी कैसी हो जाएगी? पुअर कंसंट्रेशन और मेमोरी हो जाएगी। तो हम जो सिम्टम्स की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स बेसिकली जो एंड्रोपॉज में होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सेक्सुअल, दूसरा होता है फिजिकल और तीसरा होता है साइकोलॉजिकल। तो एंड्रोपॉज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एंड्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से ये तीनों फीचर्स अपेयर करते हैं। फिर अब हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? तो डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले हम टोटल टेस्टोस्टेरोन कराते हैं। टोटल टेस्टोस्टेरोन जो है 300 नैनोग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए और ये जो है यूजुअली इसके 2 सैंपल्स लेते हैं, 2 सैंपल्स 2 बार भेजेंगे और इसका टाइमिंग रहता है सुबह 8 से 10 बजे के बीच में। तो टोटल टेस्टोस्टेरोन कराते हैं 2 मॉर्निंग सैंपल के साथ और 300 से कम आया तो इसका डायग्नोसिस कंफर्म मानते हैं। बट अगर बॉर्डर लाइन आया तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ऐसे केस में हम फिर फ्री टेस्टोस्टेरोन कराते हैं। फ्री टेस्टोस्टेरोन कराएंगे तो जो फ्री टेस्टोस्टेरोन क्यों कराते हैं? क्योंकि जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है वही बायोअवेलेबल टेस्टोस्टेरोन होता है, वही मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, वही सिग्निफिकेंट होता है। तो उसके बाद फ्री टेस्टोस्टेरोन कराएंगे। और दूसरा टेस्ट कौन सा कराते हैं? वो होता है LH और FSH। LH और FSH इसलिए कराते हैं कि हमें पता चल सके कि पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है या गोनेट्स में प्रॉब्लम है। अगर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम होगा तो LH और FSH सिक्रीट नहीं होंगे। फिर अब जो रहता है, अब पेशेंट को क्या है? गायनिकोमेस्टिया। तो गायनिकोमेस्टिया किस वजह से भी होता है? गायनिकोमेस्टिया जो रहता है पिट्यूटरी ट्यूमर से भी हो सकता है और हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया से भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, हमें अदर कॉज को एक्सक्लूड आउट कर लेना चाहिए। अदर कॉज में क्या क्या हो सकता है? हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, दूसरा पिट्यूटरी ट्यूमर, तीसरा कोई क्रोनिक इलनेस तो नहीं है, किसी और टाइप की बीमारी तो नहीं है, फिर चौथा पेशेंट कोई स्टेरॉइड तो नहीं ले रहा है या ओपियोइड्स तो नहीं ले रहा है, इसकी वजह से भी हो सकता है। अब बात करें डायग्नोसिस की। जो एंड्रोपॉज का डायग्नोसिस है उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? सिम्टम्स। तो एंड्रोपॉज के डायग्नोसिस के लिए जो सिम्टम्स, जो 3 सिम्टम्स हम बात किए थे, एक होता है सेक्सुअल सिम्टम्स, दूसरा होता है फिजिकल सिम्टम्स और तीसरा होता है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स होने चाहिए एंड्रोपॉज के डायग्नोसिस के लिए। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। और फिर तीसरा जो होना चाहिए, एक्सक्लूजन ऑफ अदर पैथोलॉजी। तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट चीज होती हैं एंड्रोपॉज की डायग्नोसिस के लिए, बहुत जरूरी है कि ये एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। सारी अदर बीमारियों को रूल आउट कर लो, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम होना चाहिए और पेशेंट को सेक्सुअल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम होने चाहिए। तो इसको मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे? वेट लॉस बहुत जरूरी होता है। फिर एक्सरसाइज करेंगे, स्पेशली कौन सी एक्सरसाइज? रेजिस्टेंट ट्रेनिंग क्यों करेंगे? क्योंकि मसल मास कम हो गया है और फैट बढ़ गया है। तो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करने से मसल मास बिल्डअप होगा, पेशेंट जो है इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी और डायबिटीज के भी रिस्क कम होगा। फिर अगर पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की। तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में सबसे पहला जो रहता है इंट्रामस्कुलर होता है। इंट्रामस्कुलर में हम लोग टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट जो यूज करते हैं बेसिकली वो कितना होता है? 200 मिलीग्राम, और उसको हम लोग वीकली, थ्राइस वीकली या ट्वाइस वीकली में यूज करते हैं। फिर दूसरा होता है ट्रांसडर्मल जेल। ट्रांसडर्मल जेल में हम क्या यूज करते हैं? 1% जेल आता है और बेसिकली 1% जेल से कितना मिलता है? 10 ग्राम पर डे। फिर उसके बाद अगला जो रहता है बकल पैचेस यूज कर सकते हैं। बकल पैचेस जो रहता है यूजुअली यूज नहीं होता है क्योंकि उससे इरिटेशन होता है, और ओरल टेस्टोस्टेरोन तो FDA अप्रूव्ड ही नहीं होता है, उसको तो यूज ही नहीं करते हैं। तो हम लोग जो है बेसिकली 3 मंथली या 6 मंथली जो है पेशेंट को मॉनिटरिंग करते हैं ट्रीटमेंट के समय। मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले पेशेंट को सीरम टेस्टोस्टेरोन कराते हैं, दूसरा हेमाटोक्रिट कराते रहेंगे क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन रहता है उसमें पॉलीसाइथीमिया का रिस्क होता है। फिर तीसरा जो रहता है PSA कराते हैं। PSA इसलिए कराते हैं कि टेस्टोस्टेरोन दे रहे हैं तो प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ हो सकती है। और चौथा लिपिड प्रोफाइल।
लिपिड प्रोफाइल कराते हैं और लिवर फंक्शन, क्योंकि हम टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में लिपिड प्रोफाइल जो है और लिवर फंक्शन डिरेंज हो सकता है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन कब होता है टेस्टोस्टेरोन का, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो अगर पेशेंट को क्या है प्रोस्टेट कैंसर, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रोस्टेट कैंसर को और ग्रो कराएगा। दूसरा, अगर पेशेंट का पीएसए ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो ऐसे केस में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं देते हैं। अगर पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें भी नहीं देते हैं। अगर पेशेंट का हेमाटोक्रिट 54% से ज़्यादा है, अगर 54% से ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी पॉलीसाइथीमिया कराता है। फिर पेशेंट को ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो टेस्टोस्टेरोन नहीं देंगे। और जो पांचवा कॉज है वो है हार्ट फेलियर। तो किस किस कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन नहीं देते हैं, पहला तो कैंसर, अगर प्रोस्टेट या ब्रेस्ट कैंसर है तो नहीं देंगे। दूसरा, अगर उसका पीएसए बढ़ा हुआ है। तीसरा, अगर हेमाटोक्रिट जो है 54% से ज़्यादा है। चौथा, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। पांचवा, अनकंट्रोल्ड हार्ट फेलियर है। फिर तो अब बात करें कि क्या क्या चीज़ें होती है टेस्टोस्टेरोन थेरेपी से। कुछ कुछ चीज़ें जो रहती हैं डाउटफुल रहती है। पहला, प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड क्या पॉइंट है कि जो प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क होता है वो टेस्टोस्टेरोन लेने से बढ़ता नहीं है, बट सर्विलांस करना जरूरी होता है क्योंकि जिसमें ऑलरेडी प्रोस्टेट कैंसर है उसमें उसके ग्रोथ को बढ़ा देता है। दूसरा, कार्डियोवास्कुलर सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो अब जो रिसेंट ट्रायल हुए हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन थेरेपी के बारे में ये कहा जाता है कि उससे इम्प्रूव भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। तो इसमें हम कुछ फिक्स नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से क्या होगा। फिर तीसरा, अगर फर्टिलिटी के बारे में बात करें तो फर्टिलिटी के बारे में बात करें तो टेस्टोस्टेरोन अगर हम एक्सोजीनस या बाहर से टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं तो वो गोनाडोट्रोपिन्स को सप्रेस कर देते हैं, तो इसकी वजह से अजोस्पर्मिया हो जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ यंग मैन। अब बात करें एड्रिनल एंड्रोजन का क्या रोल होता है, तो एड्रिनल जो ग्लैंड होता है वो सिक्रेट करता है धिया और सल्फेटेड धिया। ये क्या होता है एड्रिनल एंड्रोजन। तो जो अब तो अब बात करें सप्लीमेंटेशन की, तो जो अगर हम डीएचईए सप्लीमेंट करेंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है, इसलिए जो रहता है डीएचईए सप्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट करते हैं, इसलिए डीएचईए रूटीनली रिकमेंडेड नहीं होता है। इसको अगर यूज भी करना है तो टेस्टोस्टेरोन के साथ यूज कर सकते हैं, उसमें एडिटिव इफेक्ट होता है और इसके इफेक्ट को अभी स्टडी किया जा रहा है। फिर अब बात करें रिसेंट जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें आ रहा है सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। तो कुछ ड्रग्स बताई जा रही हैं जो सिर्फ एंड्रोजन रिसेप्टर पे ही काम करें। फिर अगला जो है क्लोमिफेन सिट्रेट और एरोमेटेज इनहिबिटर्स। ये कैसे चेंजेस आ रहे हैं, इनको हम यंग मैन में यूज कर रहे हैं टू प्रिजर्व द फर्टिलिटी। फिर जो तीसरा चीज है वो है टिश्यू टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम। तो टिश्यू टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम से क्या होगा, रिस्क कम हो जाएगा। फिर चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ एआई बेस्ड सिम्टम स्कोरिंग टूल्स। तो इसको इंटीग्रेट करने से क्या होगा, डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग में हेल्प मिलेगी।